कंपनी ने निवेशकों के लिए ₹8 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। इससे पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कुल डिविडेंड ₹14.50 प्रति शेयर हो गया, जो आईटीसी की मजबूत कैश जनरेशन और लगातार शेयर होल्डर रिटर्न देने की रणनीति को दिखाता है। पेज इंडस्ट्रीज के मार्च तिमाही नतीजे मजबूत रहे और कंपनी का मुनाफा ₹164 करोड़ से बढ़कर ₹179 करोड़ पहुंच गया। वहीं रेवेन्यू भी बढ़कर ₹1252.6 करोड़ हो गया, जिससे कंपनी की डिमांड और ब्रांड मजबूती साफ दिखाई दी। कंपनी ने पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में 4 अलग अलग किस्तों में कुल ₹550 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। लगातार मजबूत डिविडेंड पे आउट ये दिखाता है कि पेज इंडस्ट्रीज का कैश फ्लो और बिजनेस मॉडल काफी स्थिर बना हुआ है। रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज का नेट प्रॉफिट 28% बढ़कर 55 करोड़ से 70 करोड़ पहुंचा और रेवेन्यू 260.6 करोड़ से उछलकर 715.5 करोड़ हो गया। ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बढ़ती डिमांड का फायदा कंपनी को साफ तौर पर मिलता दिख रहा है। संधार टेक्नोलॉजीज ने मजबूत Q4 नतीजे पेश किए। नेट प्रॉफिट करीब 50% बढ़कर 64.8 करोड़ से बढ़कर 63.8 करोड़ पहुंचा और रेवेन्यू 29% उछलकर 1307 करोड़ रहा। ऑटो सेक्टर की मजबूत डिमांड का फायदा साफ दिखाई दिया। सेंचुरी एंड का लिमिटेड ने धमाकेदार नतीजे पेश किए। नेट प्रॉफिट 7 करोड़ से बढ़कर 39 करोड़ यानी 5 गुना से ज्यादा उछला। एबिटा मार्जिन 2% से बढ़कर 11.5% पहुंचा और शेयर आज 20% चढ़कर ₹540 पर बंद हुआ। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स ने बैंकिंग और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में बढ़ती डिजिटल डिमांड का फायदा उठाते हुए मार्च तिमाही में मुनाफा 21 करोड़ से बढ़ाकर 35 करोड़ और एबिटा मार्जिन 15.1% से बढ़ाकर 15.6% पर पहुंचाया। एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स यानी नायका की पेरेंट कंपनी ने शानदार Q4 दिखाया। नेट प्रॉफिट 286% उछलकर 78 करोड़ पहुंचा और रेवेन्यू 28% बढ़कर 2,648 करोड़ रहा, जिससे ऑनलाइन ब्यूटी और फैशन सेगमेंट में मजबूत ग्रोथ का संकेत मिला। प्रोटीन ईगर्व टेक्नोलॉजीज के शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा। मार्च तिमाही में रेवेन्यू 38.5% बढ़कर 307.5 करोड़ और एबिटा मार्जिन 8.2% से बढ़कर 12.5% पहुंची। हालांकि शेयर अभी भी अपने आईपीओ प्राइस ₹792 से करीब 17% नीचे है। वीवर्क इंडिया और आरपीएसजी वेंचर्स के नतीजे भी आए। वीवर्क में 78% प्रॉफिट ग्रोथ ने शेयर 19% चढ़ाया, जबकि आरपीएसजी वेंचर्स का घाटा बढ़कर 58 करोड़ हो गया और रेवेन्यू 15% बढ़कर 2,927 करोड़ रहा। सम्मान कैपिटल ने वित्त वर्ष 2027 के लिए बड़ी योजनाएं बताई। कंपनी का कहना है कि लेगेसी बुक पूरी तरह सेटल हो चुकी है। 2027 में टेक्नोलॉजी और एआई कैपेबिलिटीज पर खास फोकस रहेगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करीब 120 बेसिस पॉइंट्स की कमी आ सकती है। बॉश इंडिया ने वित्त वर्ष 2027 को लेकर सतर्क रुख अपनाया है। कंपनी का कहना है कि सेमीकंडक्टर सप्लाई की दिक्कतें कम हुई हैं, लेकिन ओवरऑल डिमांड अभी भी कमजोर है। वेस्ट एशिया तनाव का असर Q1 डिमांड पर पड़ सकता है और वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट रहने की उम्मीद है। जेके लक्ष्मी सीमेंट ने वित्त वर्ष 2027 को चैलेंजिंग बताया। इंडस्ट्री ग्रोथ करीब 6% रहने का अनुमान है और Q1 में 150 से ₹200 प्रति टन का कॉस्ट प्रेशर आ सकता है। हालांकि प्रीमियम सीमेंट सेगमेंट का हिस्सा 25% से बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य है। इमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के शेयर करीब 2% बढ़कर ₹590 पर बंद हुए। कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की साइकोना बैटरी टेक्नोलॉजीज में नया निवेश किया है, जिससे बैटरी और ईवी मटेरियल बिजनेस में उसकी पकड़ और मजबूत होती दिख रही है। एपैक ड्यूरेबल का कहना है कि वित्त वर्ष 2026 में रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट में 33% गिरावट आई, लेकिन पिछले 2 महीनों में सुधार हुए हैं और इन्वेंट्री नॉर्मल लेवल पर आ गई है। मैनेजमेंट का भरोसा है कि 2027 में इंडस्ट्री की अनुमानित 12 से 15% ग्रोथ से बेहतर प्रदर्शन होगा। प्रोवेंटस एग्रोकॉम ने वित्त वर्ष 2025-26 में ब्रांड रेवेन्यू 58% बढ़ाकर 659 करोड़ और प्रॉफिट 93% बढ़ाकर 14.26 करोड़ किया। कंपनी अब मकाना, सीड मिक्स और हेल्दी स्नैक्स पर तेजी से फोकस कर रही है और 2028 तक रेवेन्यू 1100 करोड़ का लक्ष्य रखा है। आदित्य बिरला ग्रुप ने जनवरी 2025 से मई 2026 के बीच करीब 81,125 करोड़ की बड़ी कैपेक्स पाइपलाइन तैयार की है। इससे साफ संकेत मिलता है कि समूह आने वाले वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर बिजनेस में आक्रामक विस्तार की रणनीति पर काम कर रहा है। इस विस्तार योजना में हिंदाल्को की नोवेलिस यूनिट में $750 मिलियन का निवेश, अल्ट्राटेक सीमेंट की क्षमता 240 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य और बिरला ओपस पेंट्स का 10,000 करोड़ का कैपेक्स साइकिल शामिल है। ग्रुप का फोकस अब बड़े स्तर पर क्षमता बढ़ाने और नए मार्केट्स में पकड़ मजबूत करने पर दिखाई दे रहा है। आज आईटी सेक्टर पर दबाव का सबसे बड़ा कारण ग्लोबल एआई डेवलपमेंट्स रहा। एनवीडिया ने Q1 के रिकॉर्ड नतीजे पेश किए, जहां रेवेन्यू अनुमान से 3.5% ज्यादा $81.62 बिलियन रहा और डेटा सेंटर रेवेन्यू $75.20 बिलियन पहुंचा। ये साफ संकेत है कि एआई बबल फिलहाल फटा नहीं है। एनवीडिया ने Q2 के लिए $91 बिलियन का रेवेन्यू गाइडेंस दिया, जो मार्केट एस्टिमेट से 5% ज्यादा है। ये तब और इंप्रेसिव है जब चीन में चिप रेस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं, यानी बिना चाइनीज मार्केट के भी कंपनी इतने
अपने बड़े टारगेट्स दे रही है। कंपनी ने निवेशकों के लिए 8 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। इससे पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कुल डिविडेंड 14.50 रुपए प्रति शेयर हो गया, जो आईटीसी की मजबूत कैश जनरेशन और लगातार शेयर होल्डर रिटर्न देने की रणनीति को दिखाता है। पेज इंडस्ट्रीज के मार्च तिमाही नतीजे मजबूत रहे और कंपनी का मुनाफा 164 करोड़ रुपए से बढ़कर 179 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं रेवेन्यू भी बढ़कर 1252.6 करोड़ रुपए हो गया, जिससे कंपनी की डिमांड और ब्रांड मजबूती साफ दिखाई दी। कंपनी ने पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में 4 अलग अलग किस्तों में कुल 550 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। लगातार मजबूत डिविडेंड पे आउट ये दिखाता है कि पेज इंडस्ट्रीज का कैश फ्लो और बिजनेस मॉडल काफी स्थिर बना हुआ है। रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज का नेट प्रॉफिट 28% बढ़कर 55 करोड़ से 70 करोड़ रुपए पहुंचा और रेवेन्यू 260.6 करोड़ से उछलकर 715.5 करोड़ रुपए हो गया। ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बढ़ती डिमांड का फायदा कंपनी को साफ तौर पर मिलता दिख रहा है। संधार टेक्नोलॉजीज ने मजबूत Q4 नतीजे पेश किए। नेट प्रॉफिट करीब 50% बढ़कर 64.8 करोड़ रुपए से बढ़कर 63.8 करोड़ रुपए पहुंचा और रेवेन्यू 29% उछलकर 1307 करोड़ रुपए रहा। ऑटो सेक्टर की मजबूत डिमांड का फायदा साफ दिखाई दिया। सेंचुरी एंड का लिमिटेड ने धमाकेदार नतीजे पेश किए। नेट प्रॉफिट 7 करोड़ से बढ़कर 39 करोड़ रुपए यानी 5 गुना से ज्यादा उछला। एबिटा मार्जिन 2% से बढ़कर 11.5% पहुंचा और शेयर आज 20% चढ़कर 540 रुपए पर बंद हुआ। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स ने बैंकिंग और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में बढ़ती डिजिटल डिमांड का फायदा उठाते हुए मार्च तिमाही में मुनाफा 21 करोड़ से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपए और एबिटा मार्जिन 15.1% से बढ़ाकर 15.6% पर पहुंचाया। एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स यानी नायका की पेरेंट कंपनी ने शानदार Q4 दिखाया। नेट प्रॉफिट 286% उछलकर 78 करोड़ रुपए पहुंचा और रेवेन्यू 28% बढ़कर 2648 करोड़ रुपए रहा, जिससे ऑनलाइन ब्यूटी और फैशन सेगमेंट में मजबूत ग्रोथ का संकेत मिला। प्रोटीन ईगर्व टेक्नोलॉजीज के शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा। मार्च तिमाही में रेवेन्यू 38.5% बढ़कर 307.5 करोड़ रुपए और एबिटा मार्जिन 8.2% से बढ़कर 12.5% पहुंची। हालांकि शेयर अभी भी अपने आईपीओ प्राइस 792 रुपए से करीब 17% नीचे है। वीवर्क इंडिया और आरपीएसजी वेंचर्स के नतीजे भी आए। वीवर्क में 78% प्रॉफिट ग्रोथ ने शेयर 19% चढ़ाया, जबकि आरपीएसजी वेंचर्स का घाटा बढ़कर 58 करोड़ रुपए हो गया और रेवेन्यू 15% बढ़कर 2927 करोड़ रुपए रहा। सम्मान कैपिटल ने वित्त वर्ष 2027 के लिए बड़ी योजनाएं बताई। कंपनी का कहना है कि लेगेसी बुक पूरी तरह सेटल हो चुकी है। 2027 में टेक्नोलॉजी और एआई कैपेबिलिटीज पर खास फोकस रहेगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करीब 120 बेसिस पॉइंट्स की कमी आ सकती है। बॉश इंडिया ने वित्त वर्ष 2027 को लेकर सतर्क रुख अपनाया है। कंपनी का कहना है कि सेमीकंडक्टर सप्लाई की दिक्कतें कम हुई हैं, लेकिन ओवरऑल डिमांड अभी भी कमजोर है। वेस्ट एशिया तनाव का असर Q1 डिमांड पर पड़ सकता है और वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट रहने की उम्मीद है। जेके लक्ष्मी सीमेंट ने वित्त वर्ष 2027 को चैलेंजिंग बताया। इंडस्ट्री ग्रोथ करीब 6% रहने का अनुमान है और Q1 में 150 से 200 रुपए प्रति टन का कॉस्ट प्रेशर आ सकता है। हालांकि प्रीमियम सीमेंट सेगमेंट का हिस्सा 25% से बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य है। इमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के शेयर करीब 2% बढ़कर 590 रुपए पर बंद हुए। कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की साइकोना बैटरी टेक्नोलॉजीज में नया निवेश किया है, जिससे बैटरी और ईवी मटेरियल बिजनेस में उसकी पकड़ और मजबूत होती दिख रही है। एपैक ड्यूरेबल का कहना है कि वित्त वर्ष 2026 में रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट में 33% गिरावट आई, लेकिन पिछले 2 महीनों में सुधार हुए हैं और इन्वेंट्री नॉर्मल लेवल पर आ गई है। मैनेजमेंट का भरोसा है कि 2027 में इंडस्ट्री की अनुमानित 12 से 15% ग्रोथ से बेहतर प्रदर्शन होगा। प्रोविंटस एग्रोकॉम ने वित्त वर्ष 2025-26 में ब्रांड रेवेन्यू 58% बढ़ाकर 659 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 93% बढ़ाकर 14.26 करोड़ रुपए किया। कंपनी अब मकाना, सीड मिक्स और हेल्दी स्नैक्स पर तेजी से फोकस कर रही है और 2028 तक रेवेन्यू 1100 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। आदित्य बिरला ग्रुप ने जनवरी 2025 से मई 2026 के बीच करीब 81,125 करोड़ रुपए की बड़ी कैपेक्स पाइपलाइन तैयार की है। इससे साफ संकेत मिलता है कि समूह आने वाले वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर बिजनेस में आक्रामक विस्तार की रणनीति पर काम कर रहा है। इस विस्तार योजना में हिंदाल्को की नोवेलिस यूनिट में $750 मिलियन का निवेश, अल्ट्राटेक सीमेंट की क्षमता 240 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य और बिरला ओपस पेंट्स का 10,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स साइकिल शामिल है।
ग्रुप का फोकस अब बड़े स्तर पर क्षमता बढ़ाने और नए मार्केट्स में पकड़ मजबूत करने पर दिखाई दे रहा है। आज आईटी सेक्टर पर दबाव का सबसे बड़ा कारण ग्लोबल एआई डेवलपमेंट्स रहा। एनवीडिया ने Q1 के रिकॉर्ड नतीजे पेश किए, जहां रेवेन्यू अनुमान से 3.5% ज्यादा 81.62 बिलियन डॉलर रहा और डेटा सेंटर रेवेन्यू 75.20 बिलियन डॉलर पहुंचा। ये साफ संकेत है कि एआई बबल फिलहाल फटा नहीं है। एनवीडिया ने Q2 के लिए 91 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू गाइडेंस दिया, जो मार्केट एस्टिमेट से 5% ज्यादा है। ये तब और इंप्रेसिव है जब चीन में चिप रेस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं, यानी बिना चाइनीज मार्केट के भी कंपनी इतने बड़े टारगेट्स दे रही है। यहाँ एक जरूरी बात समझना जरूरी है। एआई अगर बड़ा होता है तो इंडियन आईटी कंपनीज के लिए मुश्किल बढ़ती है, क्योंकि एआई धीरे धीरे वो काम करने लगता है जो अभी इंडियन आईटी वर्कर्स कर रहे हैं, और यही वजह है कि एनवीडिया के अच्छे नतीजे इंडियन आईटी सेक्टर को दबाव में डाल देते हैं। सैमसंग की वर्कर स्ट्राइक बड़ी खबर थी। अगर ये स्ट्राइक 18 दिन चलती तो ग्लोबल एआई सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होती और रिपोर्टेडली 202 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हो सकता था। लेकिन राहत की बात यह है कि स्ट्राइक अब सस्पेंड हो गई है। सैमसंग स्ट्राइक रुकने की खबर ने साउथ कोरिया के स्टॉक मार्केट को 8.5% तक भगा दिया। सैमसंग और एसके हाइनेक्स जैसी सेमीकंडक्टर कंपनीज दोनों ऑल टाइम हाई पर पहुंच गईं, जो दिखाता है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेशकों का भरोसा कितना मजबूत है। गूगल ने अपने आईओ इवेंट में नए एआई मॉडल्स और कोडिंग टूल्स लॉन्च किए। पेरेंट कंपनी अल्फाबेट भी ऑल टाइम हाई पर चल रही है। इससे यह साफ है कि ग्लोबल लेवल पर एआई बबल के डर के बावजूद अभी मेजर कंपनीज के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। ओपन एआई जल्द ही आईपीओ के लिए गोपनीय तरीके से ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर सकती है। गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े बैंक्स के साथ मिलकर सितंबर तक नैस्डैक लिस्टिंग की तैयारी हो सकती है। वहीं प्राइवेट इन्वेस्टर्स के मुताबिक कंपनी की वैल्यूएशन 850 बिलियन डॉलर से ज्यादा पहुंच चुकी है। 26 मई शेयर बाजार और बैंकिंग सिस्टम के लिए बेहद अहम दिन रहने वाला है, क्योंकि आरबीआई 5 बिलियन डॉलर का डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन करने जा रहा है। इसका मकसद बाजार में बिना ब्याज दर घटाए बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी यानी पैसा डालना और रुपए को सहारा देना है। आसान भाषा में समझे तो आरबीआई बैंकों से डॉलर लेगा और बदले में उन्हें अभी के रेट पर रुपए देगा। फिर 3 साल बाद यही सौदा उल्टा होगा, यानी आरबीआई डॉलर वापस करेगा और बैंक रुपए लौटाएंगे। इससे बैंकों को तुरंत पैसा मिलेगा और आरबीआई के पास डॉलर रिजर्व मजबूत होगा। इस खबर का असर अभी से बाजार में दिखने लगा है। रुपए में लगातार कमजोरी के बीच सिर्फ आरबीआई के अनाउंसमेंट के बाद ही रुपया 97 के आसपास से सुधरकर 96 के करीब पहुंच गया। बाजार को उम्मीद है कि इससे करेंसी मार्केट में डर थोड़ा कम हो सकता है। इस पूरे ऑक्शन का सबसे अहम हिस्सा प्रीमियम रहेगा, जो 26 मई को तय होगा। यानी बैंक 3 साल बाद आरबीआई को कितने एक्स्ट्रा रुपए लौटाएंगे, उसी पर पूरा खेल टिका है। अगर डील सफल रहती है तो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोन ग्रोथ और मार्केट सेंटिमेंट दोनों को सपोर्ट मिल सकता है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने AmCham इवेंट में कहा कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर्स हैं और अगले महीने अमेरिकन ट्रेड टीम भारत आ सकती है। दोनों देशों के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट में सहयोग बढ़ाने की बड़ी संभावना है। गोयल ने यह भी कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन को ज्यादा मजबूत और डाइवर्सिफाइड बनाने पर फोकस किया जाएगा। इसका मतलब है कि इंडिया अपनी पोजीशन किसी एक देश पर डिपेंड ना करते हुए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में और मजबूत करना चाहता है। चीन ने डिक्री 834 और 835 के जरिए सप्लाई चेन पर कंट्रोल बढ़ाया है। इसका सीधा असर भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग रणनीति पर पड़ सकता है, क्योंकि जो ग्लोबल कंपनीज चीन से सप्लाई चेन हटाकर इंडिया लाना चाहती हैं, उन पर चीन की तरफ से दबाव बढ़ सकता है। पार्लियामेंट की फाइनेंस कमेटी ने क्रिप्टो करेंसी में बढ़ते निवेश को चिंता का विषय बताया है। भारत में क्रिप्टो पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस लागू है, लेकिन अभी तक कोई क्लियर लॉ नहीं बना है और आरबीआई भी इसे लेकर सख्त रुख बनाए हुए है। माना जा रहा है कि आरबीआई इस साल सरकार को 2.9 लाख करोड़ से 3.2 लाख करोड़ रुपए तक का रिकॉर्ड डिविडेंड दे सकता है। ये सरकार के लिए बड़ी राहत होगी, लेकिन बढ़ती तेल कीमतें, रुपए की कमजोरी और बढ़ते खर्च की वजह से इकोनॉमिक प्रेशर अभी भी बना रहेगा। टेक्निकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक निफ्टी के लिए 23,500 से 23,400 का जोन सबसे अहम सपोर्ट है। अगर बाजार इसके नीचे फिसलता है तो सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है और 23,250 से 23,200 तक गिरावट देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ 23,800 से 23,850 का जोन बड़ी रुकावट है, जहां 20 डे मूविंग एवरेज भी मौजूद है। अगर निफ्टी इस लेवल को डिसाइसिवली तोड़ दे तो 24,000 तक की तेजी आ सकती है। बैंक निफ्टी के लिए 53,000 सपोर्ट और 54,000 से 54,500 टारगेट है। जियोजिट इन्वेस्टमेंट्स के विनोद नायर के मुताबिक आगे की राह 3 बड़े फैक्टर्स पर डिपेंड करती है: आरबीआई की जून पॉलिसी डिसीजन, अमेरिका ईरान नेगोशिएशंस में प्रोग्रेस और रुपए की स्टेबिलिटी। इनमें से किसी भी एक में बदलाव बाजार की दिशा पलट सकता है। जब तक मिडिल ईस्ट में कोई ऑफिशियल और कंफर्म्ड समझौता नहीं होता और ब्रेंट क्रूड $100 के नीचे स्टेबल नहीं होता, तब तक बाजार में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। निवेशकों को इस दौर में क्वालिटी स्टॉक्स में सिलेक्टिव बाइंग की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, न कि हर रैली में बेतहा